बहू की पड़ोसन के साथ ज्यादा बनती है। शैली अपने कमरे में मुंह फुलाकर बेड पर बैठी हुई थी। तभी उसका पति सौरभ रोमांटिक अंदाज में कमरे में आता है। ए शैली, माय स्वीट हार्ट, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये चॉकलेट, जाओ जाकर अपनी माँ को दे आओ। अरे क्या हुआ, इतने सुंदर से चेहरे पर इतना गुस्सा, किस बात पर? क्या मतलब किस बात पर? मुझे अभी यहाँ आए हुए 3 दिन नहीं हुए हैं। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, मुझे क्या पता कौन कैसा है। अरे बताओगी भी कि हुआ क्या है? अरे आज मैं पड़ोसन से बात कर रही थी तो मम्मी जी ने मुझे डांट दिया। अरे बस इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा? चलो अब ये गुस्सा वुस्सा साइड में रखो और चॉकलेट खाओ। शैली थोड़े गुस्से वाले स्वभाव की लड़की थी, जो अभी अभी शादी करके गांव से शहर के घर में आई थी। नया शहर, नया परिवार, नया माहौल, उसके लिए सब कुछ अनजान था। आज उसकी सास इंदिरा ने उसे थोड़ा सा डांट दिया था, इसलिए चिढ़कर वो अपने कमरे में बैठी थी। सौरभ जैसे तैसे शैली को मनाता है और अगले दिन सुबह सुबह, मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ, आज फ्रेंड्स के साथ थोड़ा घूमने भी जाऊंगी, तो आने में देर हो सकती है। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। और हाँ माँ, आज मैं भी गाड़ी लेकर बाहर जा रहा हूँ। हाँ माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम की मीटिंग है, आज थोड़ा लेट हो सकता है। सौरभ शैली की तरफ मुड़कर प्यार से मुस्कुराता है और घर से निकल जाता है। घर का सारा काम खत्म करने के बाद शैली थोड़ा फ्री होती है। दोपहर के करीब 2 बजे वो बाहर निकलने लगती है। बहू कहाँ जा रही हो? बस मम्मी जी, थोड़ा पड़ोसियों से मिलने जुलने, नया नया शहर है तो सोचा थोड़ी जान पहचान कर लूं। बहू ये शहर की औरतें हैं, गांव की नहीं। ये औरतें मिलनसार नहीं, चुगलखोर होती हैं और सिर्फ परिवार तोड़ने का काम करती हैं। इनसे थोड़ा बच के रहना। लेकिन मम्मी जी। अरे बहू, मैं तो कहती हूँ कि तुम घर में ही रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शैली झुंझलाकर बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है और बालकनी में खड़ी हो जाती है। शाम का समय था, नीचे सब्जी वाला खड़ा है। शैली बालकनी से सब कुछ देख रही है कि कई पड़ोस की औरतें सब्जी ले रही हैं और हंस हंस कर बातें कर रही हैं। तभी पड़ोसन रीना वहां आती है। रीना को देखकर बाकी पड़ोसन फुसफुसाने लगती हैं। अरे अरे देखो आ गई वो, इससे कोई भी बात मत करना, ये बात करने लायक नहीं है। जल्दी जल्दी अपने घर में चलो। हाँ हाँ जाओ जाओ, मुझसे बच के रहो, कहीं मैं तुम्हें खा ना जाऊं। सभी औरतें पड़ोसन रीना से दूर हटकर अपने अपने घर चली जाती हैं और रीना अपनी बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और 2 दिन के बाद शाम के समय ऋषभ देर से घर आता है और बैग फेंकते हुए हॉल में सोफे पर बैठ जाता है। देवर जी, इतनी देर तक कहाँ रहते हो? घर आ जाया करो टाइम से, खाना खा लिया करो, फिर खाना ठंडा हो जाता है रोजाना। अरे भाभी, आपसे क्या मतलब? मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ? मेरे मम्मी पापा ने आज तक नहीं पूछा, तो आप मुझसे पूछने वाली कौन होती हो? ऋषभ अपने कमरे में चला जाता है। शैली भी गुस्सा होकर दंदनाती हुई अपने कमरे में नाराज होकर बैठ जाती है। शाम को जब सौरभ ऑफिस से आता है तो उससे जाकर पूछता है, शैली क्या हुआ, इतना रो क्यों रही हो? अब आज किसने क्या कह दिया? तुम्हारे भाई ऋषभ ने मुझे डांट दिया। मैंने बस इतना कहा था टाइम पर घर आ जाया करो। कभी तुम्हारी मम्मी डांट देती है तो कभी तुम्हारा भाई। शैली, तुम जानती हो ना वो कैसा है। वो चाहे जो भी करे, तुम उससे कुछ मत कहा करो। हाँ, कोई रोक टोक मत किया करो। अरे मैं इस घर में रहती हूँ तो इस घर के हर सदस्य के बारे में जानने का मुझे भी अधिकार है ना। हाँ तुम्हारा अधिकार है, लेकिन सिर्फ मुझ पर और किसी पर नहीं। तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो, लेकिन किसी और से नहीं। तुम मुझे समझती हो और मैं तुम्हें। शैली सौरभ की बातों से गुस्से में आ जाती है और नाराज होकर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। उसी समय पड़ोस वाली रीना भी बालकनी में होती है। हाय, कैसी हो? हाँ मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी ही हूँ। शैली रीना से बालकनी में बातें कर ही रही थी कि अचानक इंदिरा की तेज आवाज गूंजती है। बहू, बहू कहाँ हो? किससे बात कर रही हो? अरे माँ जी बुला रही हैं, जाओ बाद में बात करते हैं। शैली जल्दी से बालकनी के अंदर आ जाती है, जहाँ सोफे पर उसकी सास और ननद बैठी होती हैं। माँ जी बुलाया आपने? मैं बस बालकनी में खड़ी थी। बहू किससे बात कर रही थी तुम? रात का खाना नहीं बनाना क्या? माँ जी अभी बनाती हूँ। चलो ननन जी तुम मेरी मदद कर देना। मुझे पढ़ाई करनी है भाभी, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, मेरे एग्जाम आने वाले हैं। देखिए मम्मी जी ननन जी को ये मेरी मदद नहीं करवा सकती हैं। हाँ बेटा, उसके पेपर चल रहे हैं, उसको पढ़ाई करने दे, आज तू अकेले ही खाना बना ले। शैली गुस्से में चुपचाप किचन में चली जाती है और अकेले ही सारा खाना बनाकर तैयार करती है। कैसी जिंदगी है ये, मैं अकेले खाना बनाऊं, सबको खिलाऊं, सबकी सेवा करूं, लेकिन मेरी किसी को कोई परवाह नहीं है। शैली रोटी, दाल, सब्जी और चावल बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है।
खाना लग गया है, सभी लोग आ जाइए, खाना खा लीजिए। सब लोग खाना खाते हैं। बाद में शैली अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। उसके मन में देवर की बातें, सास की डांट, सब घूम रहा होता है। तभी शैली उठकर बालकनी में चली जाती है और रीना भी अपनी बालकनी में खड़ी थी। अरे हाय, तुम फिर आ गई। हाँ, नींद नहीं आ रही थी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अरे हाँ, मेरा नाम रीना है। और तुम्हारा? शैली। बहुत अच्छा नाम है, शैली। तो शैली, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मेरे पति सौरभ हैं, सास ससुर ननंद और देवर हैं। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? बस मैं अकेली रहती हूँ यहाँ। शैली बालकनी में खड़ी होकर रीना से बात कर ही रही थी कि अंदर उसकी सास हॉल में बैठी हुई ये सब सुन लेती है। सुनिए ना, देखिए फिर से उसी से बात कर रही है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं उसे बुलाकर सब कुछ समझा देता हूँ, ठीक है? समझाओ उसे, मोहल्ले वालों से उसे दूर रहना चाहिए, खासकर उस पड़ोसन रीना से। शैली रीना से बात कर रही थी कि तभी इंदिरा की आवाज आती है। बहू, अरे ओ शैली, कहाँ गायब हो गई हो? अरे मम्मी बुला रही हैं। शैली जल्दी से बालकनी के अंदर आ जाती है। इतनी रात को बालकनी में क्या कर रही थी और किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं मम्मी जी। बेटा शैली सुनो, ये पड़ोस वाली औरत ठीक नहीं है। वो परिवार तोड़ने वाली औरत है, तुम उससे दूर ही रहो। जी पापा जी। शैली अपने ससुर जी की बात सुनकर गुस्से में अपने कमरे में आ जाती है। अरे शैली, इतना ज्यादा नाराज क्यों हो? किस बात पर गुस्सा आ रहा है? अरे आप पापा को देखिए ना, मैं तो बस उस पड़ोस वाली रीना से बात कर रही थी और आपके पापा का कहना है कि वो अच्छी औरत नहीं है, मैं उससे बात ना करूं। अरे यार, अगर पापा मना कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। तुम अभी नई नई हो, तुम्हें क्या पता कौन कैसा है। शैली को समझाकर सौरभ करवट बदलकर सो जाता है। हाँ, अपने बच्चों से तो रोक टोक करी नहीं जाती, जब देखो तब सारा जोर मुझ पर ही चलता है। मैं बालकनी में खड़ी होकर एक पड़ोसन से बात तक नहीं कर सकती। दिन गुजरते रहते हैं और पहले वो रात के समय बालकनी में खड़ी होकर थोड़ी थोड़ी बातें करती है, फिर उनकी बातें धीरे धीरे करके बढ़ने लगती हैं। एक दिन सुबह शैली किचन में खड़ी होकर कढ़ी बना रही होती है कि तभी उसकी सास अंदर आती है। अरे बहू, इतनी ज्यादा कड़ी क्यों बना रही हो? हम सब तो इतनी कड़ी नहीं खाते। अरे मम्मी, सौरभ को कड़ी बहुत पसंद है ना, इसलिए उसके लिए भी बना रही हूँ और पड़ोसन रीना के लिए भी थोड़ी रख लूंगी। उसने बताया कि उसे भी कड़ी काफी पसंद है। क्या बहू, हमने मना किया था ना कि उससे बात मत करो, वो बहुत खराब औरत है, उससे दूर रहो, लेकिन फिर भी तुमने उससे बात की। अरे मम्मी, वो बहुत अच्छी है, कितनी अच्छी बातें करती है, मेरी तो अच्छी दोस्त बन गई है। अच्छा, तो हमारे मना करने के बाद भी तुमने उससे बात की और दोस्त भी बना लिया? गलत बात है बहू तुम्हारी। इंदिरा शैली को डांट रही होती है, लेकिन शैली कुछ नहीं बोलती और चुपचाप कढ़ी बनाती रहती है। और खाना बनाने के बाद, खाना लग गया है, सब लोग आ जाइए। सब लोग खाना खाते हैं और सबके खाने के बाद शैली एक छोटे से बर्तन में कढ़ी निकालकर अलग रख लेती है। बहू, बहुत प्यास लग रही है, पानी ले आओ जरा। मम्मी, पानी आप ला कर दे दो ना पापा को, मैं बस ये देकर आती हूँ रीना को। ठीक है, मैं ले आती हूँ। उस दिन पहली बार शैली रीना के घर जाती है और उसे कढ़ी देकर बातें करने बैठ जाती है। शैली रीना को अपने परिवार वालों की बातें बताती है और देर शाम तक घर लौट कर आती है, जिसे देखकर उसकी सास उस पर गुस्सा होती है। अरे बहू, तुम उस रीना के घर क्या कर रही थी? दोपहर से शाम हो गई, तुम्हारा अता पता ही नहीं है। अरे मम्मी जी, मैं बस बातें करने बैठ गई थी, तो हमें बातें करते करते देर हो गई। अब मैं बस रसोई में जाकर खाना बनाऊंगी। शैली किचन में खाना बनाने लगती है और साथ ही फोन पर रीना से बात करने लगती है। तभी उसका देवर ऋषभ रसोई में आता है। भाभी, मैं कब से आपको आवाज लगा रहा हूँ कि पानी दे दो, आपने सुना ही नहीं। आपका ध्यान कहाँ रहता है? देवर जी, मुझे और भी काम होते हैं, पानी आप खुद लेकर पी सकते हो, मेरे भरोसे मत बैठे रहो। शैली फोन पर बात जारी रखती है, ऋषभ को नजरअंदाज कर देती है और अगले दिन वो फिर से रीना के घर जाती है। शैली और रीना की दोस्ती अब और गहरी होती जा रही थी। आज शैली रीना के घर पर बैठकर उससे बातें कर ही रही थी कि तभी रीना शैली को बताती है। अरे शैली, तुम्हारा देवर तो कितना आवारा है, तुम्हारी तो सुनता ही नहीं होगा। और वो तुम्हारी ननंद, वो तो जाने कहाँ कहाँ कॉलेज के बहाने से घूमती रहती है। हाँ, देवर तो मेरी बात ही नहीं सुनता, सुबह जाता है, शाम को लेट घर आता है, पता नहीं कहाँ रहता है। और ननंद पीयूषा, वो सहेलियों के साथ कहाँ कहाँ घूमती है, क्या करती है, मुझे कभी नहीं बताती। मेरे सास ससुर तो कभी पूछते भी नहीं उन दोनों के बारे में, लेकिन अब तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, लेकिन अपने बारे में तो कुछ बताओ। अरे मेरे हस्बैंड तो बाहर जॉब करते हैं, वो गाँव में रहते हैं, मैं यहाँ किराए के घर में अकेली रहती हूँ। कितना अच्छा है ना, आजादी से रहती हूँ, कोई टोका टोकी नहीं होती। वाह, लेकिन मेरे तो हर काम पर रोक है, तुम्हें तो कितनी फ्रीडम है। दोनों देर तक हंस हंस कर बातें करती हैं। शैली देर से घर लौटती है और किचन में चली जाती है। तभी उसका देवर आता है।
भाभी खाना गर्म कर दो, बहुत भूख लगी है। ठीक है, अभी करती हूँ। शैली किचन में आती है, गैस ऑन करती है और खाना गर्म करने के लिए रख देती है। फिर वो कपड़े उतारने के लिए छत पर चली जाती है। छत पर पहुंचते ही शैली का फोन बजता है। हाँ रीना, कैसी हो? क्या कर रही हो? बस छत पर कपड़े सुखा रही हूँ, तुम बताओ। दोनों फोन पर लंबी लंबी बातें करने लगती हैं और इधर नीचे किचन में खाना गैस पर जलने लगता है। धुआं उठने लगता है। शैली की सास रसोई से खाना जलने की बदबू सूंघकर बाहर रसोई में आती है। अरे ये बदबू, हे भगवान, सारा खाना जल गया। बहू कहाँ है? शैली कहाँ हो तुम? इंदिरा जल्दी से गैस बंद करती है और खाना बचाने की कोशिश करती है। तभी ऋषभ भी अपने कमरे से वापस बाहर आ जाता है और रसोई में जाकर देखता है कि उसकी माँ खाना बना रही होती है कि तभी इतनी देर हो गई, खाना अभी तक नहीं लगाया भाभी ने। मम्मी भाभी कहाँ हैं? पता नहीं, ऊपर छत पर गई थी शायद कपड़े लेने के लिए। मैं जाकर देखता हूँ। ऋषभ छत पर जाता है तो देखता है कि शैली रीना से फोन पर बातें कर रही थी। तभी ऋषभ गुस्से में शैली से कहता है, भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं कब से आपको आवाज लगा रहा हूँ, सारा खाना जल गया और माँ रसोई में खाना बना रही हैं। अरे तुम आज ही किचन में है तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? और मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी, किसी और से नहीं। शैली गुस्से में छत से नीचे आती है और रसोई में जाती है। बहू, मैं देख रही हूँ आजकल पड़ोसन के साथ तुम्हारी ज्यादा ही बन रही है। घर के काम में ध्यान नहीं दे रही हो। आपका बेटा कुछ करे, आपकी बेटी कुछ करे, उन्हें कुछ नहीं कहते। मैंने पड़ोसन से बात क्या कर ली, इस घर में बवाल मच गया। आपको बुरा लगने लगा? बहू, बात बुरी लगने की नहीं है, लेकिन तुम उसके चक्कर में घर की जिम्मेदारियाँ भूलती जा रही हो। थोड़ा घर पर भी ध्यान दो। सास की बात सुनकर शैली गुस्से में चुपचाप कमरे में चली जाती है और रात को सौरभ घर आता है और उसके बाद शैली से शिकायत करता है। शैली, क्या हुआ? हाँ, माँ ने बताया कि तुम फिर पड़ोसन से बात कर रही हो। आजकल पड़ोसन से तुम ज्यादा ही बात करने लगी हो। तुम्हें घर में ध्यान देना चाहिए। घर वाले तुम्हें समझाते हैं, तुम्हें समझना चाहिए। अच्छा, तो अब तुम भी अपनी माँ की बातों में आकर मुझसे लड़ने आए हो? तुम हमेशा उनकी सुनते हो, मेरी बातें कभी नहीं मानते। देखो, जो सही है वही बोल रहा हूँ। अपनी गलती मानो, तुम्हें घर पर ध्यान देना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। उस दिन के बाद शैली कुछ दिनों तक रीना से मिलना कम कर देती है और अपने घर में रहती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से शैली रीना के घर जाती है। अरे शैली, कितने दिनों बाद आई, क्या हुआ? इतने दिनों से ना कोई फोन ना मिलना, किसी ने कुछ कहा क्या? रीना, मेरे पति अब मेरी साइड नहीं लेते, हमेशा घर वालों की साइड लेते हैं। अरे तुम्हारा पति तुम्हें अभी पता ही कहाँ है? तुम्हारे पति के कारनामे। कारनामे? क्या हुआ? तुम्हें मेरे पति के बारे में क्या पता है? बताओ ना। अरे रहने दो, तुम्हें विश्वास नहीं होगा। अरे बताओ तो सही, बात क्या है? मैं जरूर विश्वास करूंगी। एक तुम ही तो हो यहाँ पर जो मुझे समझती हो, मुझसे बात करती हो, वरना मेरे सास ससुर और मेरी ननद कोई मुझसे बात नहीं करता, ना मुझे समझते हैं। अरे तुम्हें पता है, शादी से पहले तुम्हारे पति सौरभ का इस मोहल्ले की एक शादीशुदा औरत के साथ अफेयर था। बात इतनी बढ़ गई थी कि तलाक की नौबत आ गई थी। अच्छा, तो ये बात है। तभी मेरा देवर ऋषभ भी उसी राह पर है। अच्छा, क्या कर रहा है तुम्हारा देवर? पता नहीं, लेकिन एक टाइम था जब वो सुबह 4 बजे जाता था और शाम को आता था। अब पिछले कुछ दिनों से घर में उदास रहता है और रोता रहता है। मैंने तो उसे रोते हुए देखा है। अच्छा, मतलब उसका ब्रेकअप हो गया? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। लाओ, मुझे उसका नंबर दो, मैं उससे बात करूंगी। कहीं दुख में या मजबूरी में कोई गलत कदम ना उठा ले। शैली रीना को ऋषभ का नंबर दे देती है और उस दिन शाम को देर से घर लौटती है। तभी सौरभ गुस्से में बरसता है। शैली, सुबह गई थी, अभी आई हो। माँ ने बताया कि तुम फिर से रीना के यहाँ गई थी। हाँ मैं गई थी, वो मेरी सहेली है। देखो, तुम उससे दूर रहो। मोहल्ले की भी सारी औरतें उससे दूर रहती हैं। तुम्हें पता भी है कि वो कितने घर तोड़ चुकी है। हाँ, मैं सब जानती हूँ कि कौन घर तोड़ता है और कौन बचाता है, और तुम्हारे कारनामे भी मुझे पता है। कौन सी बात? हाँ, कौन से कारनामे? वो वाली, शादी से पहले तुम्हारा किसी औरत के साथ अफेयर था। अच्छा, तुम्हें उसकी बात पर भरोसा है, मुझ पर नहीं? हाँ, मुझे उस पर भरोसा है। तुम तो हमेशा अपनी माँ बाप की बात मानते हो, मेरी नहीं। चलो ठीक है, एक काम करो, मुझे उसके पास ले चलो और मेरे सामने पूछो कि वो औरत कौन है, किसका घर तोड़ा था मैंने। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शैली और सौरभ के बीच जोरदार झगड़ा हो जाता है और शैली झगड़ा करने के बाद सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह ऋषभ उदास चेहरे के साथ घर से निकल जाता है। उसके जाने के थोड़ी देर के बाद शैली रीना को कॉल करती है। हेलो रीना, कहाँ हो तुम? शैली, आज मैं घर पर नहीं हूँ, बाहर हूँ। आज मेरे घर मत आना। ठीक है। अगले दिन शैली फिर से रीना के घर जाती है और उसी समय शैली के सास ससुर उसके माता पिता को फोन लगाते हैं। राम राम समधन जी, देखिए आजकल आपकी बेटी पड़ोसन के साथ बहुत ज्यादा बात करती है, उस पर ज्यादा ध्यान देती है, घर वालों पर ध्यान नहीं देती।
हमारी बातें उसे झूठ लगती है। समधन जी, हमारी बेटी ऐसी नहीं थी। जरूर आप लोगों ने कुछ कहा किया होगा जिससे वो ऐसी हो गई। शादी के बाद उसकी सारी सखी उससे दूर हो गई है तो उसे अकेलापन महसूस होता होगा। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो अपनी पड़ोसन से बात करती होगी। आप लोग उसे अपनापन दो, वो समझ जाएगी। भाई हम उसे अपनापन और प्यार देते हैं, फिर भी वो नहीं समझती। चलो ठीक है, हम बात करेंगे उससे। रूपेश का परिवार शैली के माता पिता को समझाने की कोशिश करते हैं और जब उसके माता पिता नहीं समझते तो फोन कट करता है। तभी शैली की ननद पीयूषा उसी शाम को उसे समझाने उसके कमरे में आती है। भाभी देखो, वो पड़ोसन ठीक नहीं है, मोहल्ले में काफी बदनाम है। हाँ मुझे पता है कौन कैसा है, तुम उसकी चिंता मत करो, अपना देखो। इतना कहकर पीयूषा चली जाती है और अगले दिन दोपहर में शैली सब्जी वाले ठेले के पास खड़ी सब्जी ले रही होती है। अरे बहू, इतने दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए हुए, आज तक हम तुम्हारा नाम भी नहीं जानते। तुमने हमसे कभी बात ही नहीं की। बताओ कैसी हो? मुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, आप अपने काम से काम रखो। अरे ये तो बहुत घमंडी है। हाँ मैं घमंडी हूँ, तुमसे मतलब? शैली सब्जी का थैला लेकर तेज कदमों से घर चली जाती है। वो अब रोज रीना से मिलने जाती, उससे बातें करती, कभी कुछ बनाती तो रीना के लिए जरूर लेकर जाती थी और कभी कभी रीना के साथ मार्केट चली जाती। तभी एक दिन इंदिरा जी शैली के पास आती हैं। बहू जरा मेरे साथ मार्केट चलो, सामान लाना है। माँ जी मैं नहीं जा रही, मैं थकी हुई हूँ। शैली के बर्ताव से इंदिरा जी नाराज होती हैं और ऐसे ही दिन गुजरते हैं और तभी एक दिन पड़ोसन घर पर चीनी मांगने आती है। अरे शैली बेटा, मेरे घर पर चीनी खत्म हो गई है, मेहमान आए हुए हैं तो थोड़ी सी चीनी दे दो। शक्कर नहीं है हमारे घर में, जब देखो तब मांगने चली आती हो। तुम्हारे घर में क्या चीनी भी नहीं होती? शैली अब सभी से बेमतलब की छोटी मोटी लड़ाइयाँ करने लगी थी और मन मुटाव रखने लगी थी। एक दिन शाम को शैली बालकनी में खड़ी थी। ऋषभ आजकल सज धज कर कहाँ जा रहा है? पहले तो वो कितना उदास रहता था, रोता रहता था, अब अचानक पता नहीं कहाँ जा रहा है। शैली हैरान होती है और तभी रीना के घर चली जाती है, लेकिन रीना के घर के बाहर ताला लगा होता है। अरे ताला लगा हुआ है, आखिर ये रीना कहाँ चली गई? इसने मुझे बताया भी नहीं। शैली रीना को फोन लगाती है। रीना मैं तुम्हारे घर आई थी लेकिन ताला लगा है। अरे शैली मैं थोड़ी देर के लिए अपने ससुराल आई हूँ, बाद में बात करूँगी। शैली अपने घर लौट रही होती है तभी रास्ते में पड़ोस की एक औरत मिल जाती है। अरे शैली बेटा कैसी हो? आपको क्या मतलब मैं कैसी भी हूँ, अपने काम से काम रखो। अरे इतना घमंड किस बात का है तुम्हें? हाँ घमंड है तो तुम्हें क्या? इतना कहकर शैली गुस्से में घर चली जाती है। अगले कुछ दिन तक शैली अब अपने सास ससुर से बिल्कुल बात नहीं करती है, उनकी बिल्कुल इज्जत नहीं करती है। एक दिन उसके सास ससुर हॉल में बैठे होते हैं और इंदिरा शैली से एक गिलास पानी मांगती है। बहू एक गिलास पानी दे दो। मैं नहीं दे सकती, आप अपना काम खुद करो। अब क्या एक गिलास पानी के लिए भी आप मुझ पर निर्भर रहेंगे? अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन तुम थोड़ी देर हमारे पास तो बैठ सकती हो ना? हाँ पापा जी जरूर। शैली रुपेश के कहने पर वहाँ बैठ जाती है, लेकिन उसके सामने रीना को फोन लगाकर बालकनी में चली जाती है और जोर जोर से बातें करने लगती है। तभी उसे देखकर हमारी बहू की पड़ोसन से आजकल ज्यादा बनती है, वो हम पर ध्यान ही नहीं देती। हाँ भाई, हम लोगों ने तो सारी कोशिश कर ली, लेकिन अब कर भी क्या सकते। एक तरफ शैली के सास ससुर परेशान होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ। हाँ रीना, मेरा देवर पहले बहुत उदास रहता था लेकिन अब कितना खुश रहता है। अच्छा? दोनों फिर से घंटों तक बातें करती हैं और एक दिन शाम को ऋषभ घर से बाहर निकल रहा होता है। तभी शैली भी उसके जाने के बाद घर से चली जाती है और रीना उसे रास्ते में मिलती है। अरे शैली तुम? हाँ चलो तुम्हारे घर चलते हैं। शैली रीना के घर आती है, बातें करने लगती है। बातें करते करते रात हो जाती है, लेकिन शैली वापस नहीं लौटती और रात 9:30 बजे सौरभ ऑफिस से घर आता है। शैली कहाँ है? पता नहीं बेटा, शाम से गई हुई है। आज तो बहुत हो गया, आज इस रीना का नाटक खत्म करना ही पड़ेगा। अगर ये ऐसे ही पड़ोसन के टच में रही तो ये अपना घर बर्बाद कर लेगी। ये इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। चलो अब हम सब मिलकर बात करते हैं। सौरभ, इंदिरा और रूपेश तीनों शैली को ढूंढने रीना के घर की तरफ जाते हैं और गुस्से में दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन उससे पहले ही शैली घर से बाहर निकलकर छिपकर बाहर खड़ी हो जाती है। अरे कौन है? ऐसे दरवाजा क्यों पीट रहे हो? हमारी बहू शैली कहाँ है? आपकी बहू? यहाँ तो कोई नहीं है, जाओ जाकर अपने घर में देखो। तुम झूठ बोल रही हो, हम जानते हैं अंदर है वो। अंदर है तो खुद आकर देख लो, कोई नहीं है। सौरभ और रूपेश अंदर घुसकर पूरे घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन शैली कहीं नहीं मिलती। शैली बाहर खड़ी सबकी बातें चुपके से सुन रही थी। हे भगवान, शैली कहाँ चली गई? उसका फोन भी नहीं लग रहा है। हाँ बेटा, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अरे मेरा फोन तो डेड हो गया था। सभी घर वाले वहां से चले जाते हैं
शैली भी उनके पीछे पीछे जाने वाली होती है कि तभी देखती है कि अचानक ऋषभ रीना के घर से निकलकर बाहर आकर खड़ा हो जाता है। अरे रीना, तुमने मुझे छिपाकर उनसे झूठ क्यों बोला? अरे अभी तो हमारे रिलेशनशिप की शुरुआत है ना, अचानक उन्हें बता दोगे तो बुरा लगेगा। अच्छा, चलो फिर अब मैं अपने घर चलता हूँ। ऋषभ मुस्कुराता हुआ रीना के घर से बाहर निकल जाता है। शैली चुपचाप खड़ी ये सब देख रही होती है कि तभी ऋषभ के जाने के बाद रुक जा बेटा, रुक जा, अभी तो मैं तेरे घर आऊंगी शादी करके, अभी तो शुरुआत है। शैली रीना की ये बात सुनकर हैरान रह जाती है। उधेड़ बुन में वो अपने घर वापस आती है और उस दिन के बाद शैली रीना की हकीकत का पता लगाने की कोशिश करती है और उसे फोन लगाती है। अरे रीना, तुम आजकल मुझसे बात क्यों नहीं करती? मिलती भी नहीं हो, कहाँ गायब रहती हो? अरे शैली, मैं आजकल सुबह ससुराल चली जाती हूँ। तुम ऋषभ से बात करती हो? नहीं, मैं तो तुम्हारे देवर से कभी मिली नहीं, फोन पर 1-2 बार बस बात की थी। ये झूठ क्यों बोल रही है? मैं जानती हूँ ये झूठ बोल रही है। शैली को अब रीना पर पूरा शक हो चुका था। शैली धीरे धीरे मोहल्ले की औरतों से रीना के बारे में पूछने लगती है। अरे बहू, वो रीना बहुत खराब है, अलग अलग लड़कों के साथ रहती है, अपने हिसाब से घूमती रहती है। उसका पति भी उसके गुणों के कारण बाहर जॉब करता है। इस फ्लैट को इसने हड़प लिया है, ये फ्लैट किसी और का है। शैली 1-2 बार ऋषभ को फोन पर रीना से बात करते हुए भी सुन लेती है। शैली के मन में अब रीना के बारे में सच्चाई धीरे धीरे खुलने लगी थी और एक दिन सभी परिवार वाले एक साथ हॉल में बैठे हुए थे कि तभी शैली सभी को सारी बात बताती है। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ, मैंने रीना पर भरोसा किया। ये तुमने क्या कर दिया शैली? हम बार बार मना करते रहे, फिर भी तुम नहीं मानी। बहू, तुमने घर की इज्जत का कचरा कर दिया। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं समझ नहीं पाई। देखो, अब देर मत करो, अभी हम उसे जाकर समझाएंगे, ऋषभ समझ जाएगा। पूरे परिवार वाले अब रीना के असली चेहरे को बेनकाब करने के लिए उसके घर पहुंचते हैं और रीना के घर के बाहर पहुंचकर खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। अंदर से जब कोई जवाब नहीं आता तो सौरभ और रूपेश मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं। अंदर जाते ही ऋषभ कमरे से घबराया हुआ बाहर निकलता है। क्या हो रहा है? निकालो इसको बाहर। सब लोग रीना को बाहर खींच लेते हैं। कौन है यहाँ का मालिक? हाँ, इस फ्लैट के मकान मालिक को बुलाओ। लोग फोन करके मकान मालिक को बुलाते हैं और मकान मालिक के आने के बाद, अरे मैं तो खुद इसके जाल में फंस गया हूँ भैया, मेरा फ्लैट इसने हड़प लिया, ये तो मेरा घर भी हड़पने वाली थी। अरे लेकिन ये तो शादी करके मेरे घर आने वाली थी। गलती इसमें तुम्हारी या शैली की नहीं बेटा, इस लड़की की है। अभी से पुलिस के हवाले करो। सब लोग पुलिस को बुलाते हैं और रीना के फ्लैट हड़पने और धोखाधड़ी के बारे में बताते हैं। चलो मैडम, अब थाने चलो। रीना पुलिस के साथ चली जाती है और शैली अपने परिवार के साथ घर लौटती है। मुझसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाई, मैं गुस्से वाली थी। आप लोगों की डांट मुझे बुरी लगती थी। जब मैं रीना से मिली, उसने चिकनी चुपड़ी बातें की तो मुझे अच्छी लगने लगी। मुझे लगा आप लोग गलत है, मैं उसकी बातों में आ गई और आज बहुत बड़ा कांड होने वाला था। देखो शैली, मैं इसीलिए बार बार बोलता था कि वो गलत है। तुमने हमारी बात नहीं मानी और इसी बात का उसने फायदा उठाया। चलो ठीक है बेटी, तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैं अपनी बेटी की गलती माफ कर सकती हूँ, तो तुम्हारी गलती भी क्यों नहीं कर सकती? माफ कर दो मुझे। परिवार वाले शैली को माफ कर देते हैं। अब शैली परिवार को पूरा समय देने लगती है। पीयूषा, तुम्हारी पढ़ाई में कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक है भाभी। ऋषभ, खाना ठंडा ना हो, टाइम से खा लिया करो। जी भाभी। शैली अब किसी की लाइफ में बेमतलब इंटरफेयर नहीं करती थी और अब वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती।